गजवाए हिंद की वो किताब आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। जो जी न्यूज आज आपके सामने बेनकाब जो तथ्य करेगा, उसको आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आसपास इतना कुछ चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसटीएफ ने गुजरात एसटीएफ के साथ मिलकर के अलकायदा से जुड़े हुए 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई और जो खुलासे हुए वो सनसनीखेज। खुलासा यह भी है कि भारत के अंदर एक खतरनाक साजिश को बनाया जा रहा था, एग्जीक्यूट किया जा रहा था और लक्ष्य था इस्लामिक स्टेट बनाना। एक किताब जिसमें जिहाद के फरमान लिखे थे, उस किताब को फॉलो करने वाली एक टेरर टीम, उसका एक हथियार बना सोशल मीडिया भी। जी न्यूज आज आपको दिखाने जा रहा है वही जहरीली स्क्रिप्ट। जिहाद अल्लाह का हुक्म है। हिंदुस्तान में जिहाद करने वाले जहन्नुम नहीं जाएं, हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए। क्या हिंद को देवी मानकर मुल्क परस्त बनेगी? भारत को तोड़ने की साजिश, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान, और इसका नाम है गजवाए हिंद। आज जी न्यूज उसी जहरीली किताब को आपके सामने बेनकाब करेगा, जिसमें जिहाद, खिलाफत और कट्टरता का जहर भर के लिखा गया है। आप सुनिए, देखिए और समझिए कि कैसे अलकायदा और उसके आतंकियों ने भारत के भीतर युद्ध छेड़ने की तैयारी की। जी न्यूज के पास ऐसे ऑडियो मौजूद हैं जिसमें भारत को जख्म देने का मिशन नोट था। दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार लादेन की टीम के 4 आतंकी सोशल मीडिया पर जिहाद का प्रचार कर रहे थे। इन आतंकियों का मकसद सिर्फ हिंसा नहीं, मकसद था भारत के मुसलमानों को भड़काना, गुमराह करना, जिहाद की आंख में झोंक देना। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ऑपरेशन मैनुअल था, जिसके एक चैप्टर में लिखा था कि कैसे भारत में शरिया निजाम लाना है, कैसे जिहाद फैलाना है, कैसे मुस्लिम युवाओं को संविधान से काटकर कट्टर पंथ से जोड़ना है। इस गैंग के सदस्य इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप्स बनाकर जिहाद का जहर फैला रहे थे। गुजरात एटीएस ने जब इन पर हाथ डाला तो पता चला कि ये ओसामा बिन लादेन के एजेंडे पर भारत में जमीनी नेटवर्क तैयार कर रहे थे। गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लामिक कब्जे का सपना अब नेस्त नाबूद हो चुका है और भारत विरोधी साजिशों को कुचल दिया है। ये आतंकी सोशल मीडिया पर गजवाए हिंद में शामिल होने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। इनसे बरामद हुए दस्तावेज में लिखा है, इसमें लिखा है कि हमें इस्लाम चाहिए, हमें खिलाफत चाहिए, जिहाद हमारा फर्ज है, आओ जिहाद करते हैं। इसमें लिखा कि जिहाद से इनकार करने वाला काफिर है, या काफिर का मतलब होता है इस्लाम का विरोधी। इसमें भड़काऊ पोस्ट किए गए, कुछ सवाल पूछे। सवाल है कि क्या हिंद को देवी मान करके आप मुल्क परस्त बनेंगे? सवाल है कि क्या संविधान कुरान से ऊपर है? इसी में सवाल पूछा गया कि क्या जमहूरियत खिलाफत से बेहतर है क्या? ये सारे सवाल, ये सारे तथ्य अपने हिसाब से पेश किए, लेकिन गुजरात एटीएस ने अलकायदा के खतरनाक मॉड्यूल को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। देश के अलग अलग शहरों से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मकसद सिर्फ यही था कि देश के अंदर गजवाए हिंद जैसी साजिश रची जाए। अब इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये मोडस ऑपरेंडी बताता हूं आपको। ये सारे के सारे 4 आतंकी एक ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। एप्लीकेशन का कंटेंट अपने आप में डिलीट हो जाता। ये लोग फोन से भड़काऊ वीडियो जारी करते थे, जिहादी कंटेंट इनके फोन से मिला। इन 4 के पास से गजवाए हिंद से जुड़े हुए संदेश मिले। गजवाए हिंद की विचारधारा को फैलाना कैसे है, इसके पूरी मोडस ऑपरेंडी मिली। और इसके साजिश में पाकिस्तान के आकाओं के संपर्क में कैसे आए, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से कैसे जुड़े हुए, आतंकी संगठन में बाकी लोगों की हायरिंग का काम कैसे कर रहे थे, इनकी नेटवर्क से लेके फंडिंग, ट्रेनिंग, ये सारी कड़ियां आप जोड़ी जा रही। लेकिन गुजरात एटीएस में अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश। पता यह चला कि दिल्ली का रहने वाला एक व्यक्ति नाम मोहम्मद फैक इसका मास्टरमाइंड है, जो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों को दिलाने की प्लानिंग कर रहा है। अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। अलकायदा मॉड्यूल, गजवाए हिंद की साजिश, लादेन की टेरर टीम, भारत में शरिया थीम।
गुजरात एटीएस ने अलकायदा के ऐसे खतरनाक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये कोई आम मॉड्यूल नहीं था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा। सबसे पहले लादेन की टेरर टीम देखिए, जो भारत में गजवाए हिंद की साजिश कर रही थी। गुजरात एटीएस ने जिन 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, उसमें से मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी गुजरात से, मोहम्मद फैक को दिल्ली से और जीशान अली को नोएडा से पकड़ा गया। ये सभी अलकायदा इन इंडियन कॉन्टिनेंट यानी AQIS के एक्टिव मॉड्यूल का हिस्सा थे। लेकिन गुजरात एटीएस ने खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। ये आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाक आर्मी के संपर्क में थे। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़का रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के लिए रेडिकलाइजेशन कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इनके पास से जो फरदीन के पास से हमें जो दस्तावेज रिकवर हुए हैं, साथ ही साथ इन्होंने जो उस टाइम पर पर्टिकुलरली पोस्ट की है, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे भारत सरकार विरोधी, प्रो पाकिस्तानी और धार्मिक आधार पर हिंसा फैले, इस तरह का कंटेंट रखे, इस तरह के इन्होंने चीजें पोस्ट की हैं और इनके पास में रिकवरी मिली है। यानी गिरफ्तार आतंकी सोशल मीडिया के जरिए भारत में मुसलमानों को कट्टरपंथ की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे थे। नौजवानों को बरगलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा करना इनका मकसद है। ये आतंकी सोशल मीडिया पर ओसामा बिन लादेन और आसिम उमर जैसे आतंकी चेहरों के वीडियो शेयर करते थे। जिहाद के नाम पर नौजवानों का ब्रेन वॉश करते थे। जो मोहम्मद फैक है, वो एक 2 पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में कांटेक्ट में था। इन लोगों की प्राइमा फेसी हमने इनका डिटेन करके इनके जो फोन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, वो सब सीजर करके FSL भेजा है, जहां से हमारे पास इनकी वर्किंग कॉपीज आएगी। इनका इंस्टाग्राम आर्काइव जो है वो आएगा। ऑल्दो अभी हमारे पास में जितनी डिटेल्स आई है उसके अंदर यही है कि ये लोग रेडिकल कंटेंट बहुत ज्यादा तैयार करते थे। पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके साथ में ये कंटेंट शेयर करते थे, उनसे कंटेंट लेते थे और भारतीय उसमें फैलाते थे। मोहम्मद फैक इस खतरनाक मॉड्यूल का मास्टरमाइंड था, जो दिल्ली में फास्ट फूड चेन में मैनेजर की नौकरी करता था। पढ़ा लिखा समझदार दिखने वाला यह आतंकी सोशल मीडिया पर आतंक का नेटवर्क चला रहा था। हिंदुस्तान में डर पैदा करना, लोगों को बांटना, गजवाए हिंद और पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाना इन आतंकियों का मकसद था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दिल्ली, यूपी, गुजरात समेत कई जगहों पर बड़ा आतंकी हमला प्लान करने की कोशिश थी, लेकिन गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगरा धर्मांतरण गैंग पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अब तक इस गैंग के 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ, वो खुलासा चौंकाने वाला है। पता ये चला कि पूरा सिंडिकेट आईसिस मॉड्यूल की तर्ज पर था। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाता था, उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और इस गैंग में अलग अलग टीम्स बनी थी और इन सब का काम आपस में बटा हुआ था। ये अब्दुल रहमान का लड़का है और दूसरा अब्दुल रहीम, ये भी अब्दुल रहमान का लड़का है। इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। आगरा का IS मॉडल, हिंदू लड़कियां रहमान की टूर। वो प्रेम जाल में फंसाते थे, लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाते थे। आगरा धर्मांतरण गैंग के बारे में जैसे जैसे खुलासा हो रहा है, इस गैंग का हर राज सामने आ रहा है। आगरा पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का नेटवर्क तोड़ दिया है। इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद उसके 2 बेटे अब्दुल रहीम और अब्दुल्ला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जुनैद को भी आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने हरियाणा की रहने वाली युवती का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। पूछताछ में इसने जो अब्दुल रहमान ने जो बातें बताई उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है, जिसमें कि इसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, उसको यही संभाल रहा था और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण से संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था। और दरअसल आगरा से गायब हुई 2 सगी बहनों के अपहरण केस में पुलिस ने तहकीकात की तो फिर छांगुर जैसे ही बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ। पता चला कि इस गैंग के तार भारत ही नहीं विदेश तक फैले हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान नेपाल और भूटान तक धर्मांतरण से जुड़े आयोजन किए, साथ ही ब्रेन वॉश करने के लिए खास साहित्य का प्रयोग करता था और हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण कराया जाता था। 2005 में इसने जो बातें बताई उससे उलट बहुत सारी बातें हम लोगों को बताई है, जिसमें कि इसने बताया कि कलीम के जाने के बाद इस पूरे मिशन को, जो धर्मांतरण का मिशन कलीम का था, उसको यही संभाल रहा था और इस संबंध में जो आप लोगों को हम लोगों ने साहित्य दिखाए थे धर्मांतरण से संबंध में, उसका भी यही जिम्मेदार था। और दरअसल आगरा से गायब हुई 2 सगी बहनों के अपहरण केस में पुलिस ने तहकीकात की तो फिर छांगुर जैसे ही बड़े धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ।
तीनों अभियुक्त जो हैं उन्होंने ये बताया कि उनका यह काम था। उसकी जो खुद की भी एक पत्नी है, वो भोपाल की रहने वाली है, वो भी हिंदू है, वो भी कन्वर्टेड है। और इस संबंध में हम लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मिले, इसके कब्जे से 2 कार्टून बेहद संदिग्ध मिले, इस्लामिक साहित्य मिले और मोबाइल फोन भी बरामद हुए। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आगरा का धर्मांतरण गिरोह आईएस मॉडल की तरह काम करता था और आगरा गिरोह के हर सदस्य का काम बटा था। ब्रेन वॉश के लिए विशेष टीम थी, फंडिंग के लिए भी कई टीमें थी, गिरोह के गुर्गों को सुरक्षा दिलाने के लिए भी एक टीम थी। एक टीम कानूनी राय दिलाने के लिए काम करती थी, एक टीम नए फोन और सिम देने का काम करती थी। हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाने के लिए अलग टीम थी। लड़कियां होती थी, उनको टारगेट करने के साथ साथ उनको अलग करना, उनको सिम दिलाना, उनको पहचान के तौर पर मुस्लिम लड़की कराने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना, ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो अलग अलग काम करते थे। ये वजह इसलिए भी बताई जा रही है कि ऐसे में उनका काम अलग अलग करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था ताकि वो जांच एजेंसियों की रडार पर ना आ सकें। फिलहाल पुलिस इस गैंग के पर्दे खोलने में लगी है। ये पता लगा रही है कि इस गैंग के तार विदेशों में और कहां तक फैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार छांगुर के खेल में कितने लोग शामिल थे, इस पर लगातार एक के बाद एक परतें खुलती जा रही, कार्रवाई तेज होती जा रही। लेकिन आज जो एक्शन हुआ वो एक्शन अपने आप में चौंकाने वाला है। छांगुर का साथ देने वाले के आरोप में एक पुलिसकर्मी भी निकला, जिस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। तो इस सस्पेंशन के बाद फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या इस धर्मांतरण गैंग को पुलिस का पूरा सपोर्ट लगातार मिलता आ रहा है, और क्या ये इकलौता चेहरा रहा पुलिस का जो कि इस धर्मांतरण गैंग के साथ मिला हुआ था, या फिर और कड़ियां भी हैं डिपार्टमेंट के अंदर जिनको तलाशना जरूरी है। क्या छांगुर की पुलिस के साथ सांठगांठ थी? क्या छांगुर की मदद पुलिसकर्मी कर रहे थे? नाम अब्दुल रहमान सिद्दीकी, गाजियाबाद कमिश्नरेट में क्राइम ब्रांच हेड, और अब सस्पेंड। जिस पुलिस को पीड़ितों की आवाज बनना था वही उन्हें दबा रही थी। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के इंचार्ज अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया गया है। सिद्दीकी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने धर्मांतरण की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया, पीड़िता की शिकायत नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की, पीड़ित परिवार को डराया और उनको धमकी दी। अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न केवल मुकदमा दर्ज किया बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में पता चला कि कैसे अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। उसके बाद मेरठ पुलिस के ने एक निर्देश दिया और उसके बाद गाजियाबाद कमिश्नर ने अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया। यह कार्रवाई मेरठ के 2019 के एक केस से जुड़ी है, जहां एक लड़की के लापता होने और कथित धर्मांतरण की शिकायत के बावजूद अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर मामले को दबाने और परिवार को डराने का आरोप है। दरअसल मेरठ का बदर सिद्दीकी छांगुर के धर्मांतरण नेटवर्क का अहम हिस्सा था। उसने कई हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर खाड़ी देशों में भेजा, जिसकी शिकायत कई बार पुलिस से की गई। लेकिन अब्दुल रहमान सिद्दीकी अपने वर्दी का रौब दिखाकर मामले को दबा देता था। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेक्सस, धर्मांतरण के नेक्सस और छांगुर बाबत से मिली भगत और एक युवती को धमकाने के प्रकरण में अब अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर गाज गिज गई है। बताया जा रहा है कि 2019 में मेरठ की एक युवती के अपहरण के मामले में अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने पीड़िता और उसके परिवार को धमकाया था। ऐसे में अब मेरठ पुलिस के जो उस वक्त प्रभारी थे सिविल लाइन के अब्दुल रहमान सिद्दीकी को गाजियाबाद में सस्पेंड कर दिया गया है। धर्मांतरण के नेक्सस में मिली भगत और पीड़िता को धमकाने के मामले में ये पूरी कार्रवाई देखी गई। मतलब साफ है, छांगुर की गैंग में वर्दी वाले भी शामिल थे जो उसकी मदद किया करते थे। और अब एटीएस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर छांगुर के और कितने मददगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की एएम यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमले का साया। इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके बाहर सुरक्षा चक्र बनाया, और वो सुरक्षा चक्र ऐसा जिसको भेद पाना किसी के लिए भी नामुमकिन साबित हो। चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की तैनाती और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर।
क्योंकि आतंकिस्तान के पाले आतंकी अपनी काली नजर एक शिक्षण संस्थान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि योगी फोर्स के चट्टान जैसे सुरक्षा कवच को भेद पाना नामुमकिन है। तस्वीरें यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए योगी फोर्स ने सुरक्षा के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे भेद पाना आतंकियों के बस की बात नहीं। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समेत देश की सभी यूनिवर्सिटीज को एक पत्र लिखा था, जिसमें यूनिवर्सिटी पर आतंकी खतरा बताते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से पत्र मिलने के बाद एएमयू प्रशासन तुरंत हरकत में आया और तुरंत जिले के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद योगी फोर्स ने 350 जवानों को यूनिवर्सिटी में तैनात कर दिया है। एएमयू के तीनों प्रवेश द्वार पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही कैंपस में लगे सभी सीसीटीवी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। यानी योगी फोर्स ने अब पूरी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी सपोले सिर उठाकर भी यूनिवर्सिटी की ओर देखने लगेंगे तो योगी फोर्स इन आतंकियों का फन ऐसे कुचलेगी कि वो दोबारा ऐसा करने की सोच भी नहीं पाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से वाइस चांसलर को भेजे गए लेटर में सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए खतरे की बात कही गई थी, जिसके मुताबिक कुछ आतंकी ग्रुप स्थानीय स्लीपर सेल्स के जरिए कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही लेटर में यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को बेहतर करने की भी बात कही गई, ताकि किसी भी हमले से बचा जा सके। शिक्षा मंत्रालय द्वारा एएमयू को एक ईमेल भेजा गया। उस ईमेल में आतंकी हमले का अंदेशा जताया गया है। एएमयू इंतजामिया तत्काल हरकत में आया और एएमयू परिषद की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में लग गया। अभी एएमयू के अंदर 350 से ज्यादा गार्ड तैनात हैं और जरूरत पड़ने पर जिला प्रशासन से भी सुरक्षा कर्मी मांगे जाएंगे। किसी भी खतरे से निपटने के लिए योगी फोर्स पूरी तरह से तैयार है। हर एक संदिग्ध पर निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर योगी फोर्स बड़ा एक्शन लेने में भी कोई देर नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर कानपुर में मंदिरों पर अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर उठा। इसके पहले भी मेयर और कई हिंदू संगठन मुस्लिम और मिश्रित आबादी में दर्जनों मंदिरों पर अवैध कब्जे की शिकायत कर चुके हैं, दावा कर चुके हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ शिकायत तक नहीं रुका, बल्कि मामला पहुंचा आंदोलन। आंदोलन क्यों हो रहा है, दावे क्या किए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में दर्जनों मंदिर पर कब्जा, बुलडोजर चलेगा। कानपुर को एक तरीके से जिहाद की नगरी बनाने में जो ये जिहादी तुले हुए हैं। कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, जल्द होगा एक्शन। कानपुर में लंबे समय से मंदिरों पर कब्जा हटाने की मांग की जा रही है। समय समय पर हिंदू संगठन और मेयर भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसीलिए एक बार फिर बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मंदिरों पर कब्जे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, विरोध जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर और उसकी जमीन पर कब्जा कर दुकान और मकान बना दिए गए हैं, जिसको हटाने के लिए बजरंग दल सहित कई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कब्जा हटाने की मांग की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि शहर के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सार्वजनिक मंदिरों पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी, जिसके मुताबिक मुस्लिम आबादी वाले केडीए के जोन 1 में 325 से ज्यादा मंदिर हैं। इसमें से 125 से ज्यादा मंदिरों पर कब्जा हो चुका है। संगठन ने कड़ी मशक्कत से कब्जा हो चुके 35 मंदिरों को तलाश कर लिया है। ये मंदिर पूरी तरह से अपना अस्तित्व खो चुके हैं, जिन पर गंदगी का अंबार है और मूर्तियां भी खंडित हैं। कानपुर को एक तरीके से जिहाद की नगरी बनाने में जो ये जिहादी तुले हुए हैं और कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के माध्यम से कानपुर के जो मिनी पाकिस्तान है वहाँ पर जो हमारे हिंदू
भाई जो डर से पलायन कर गए थे, वह उन क्षेत्रों में मंदिरों को ध्वस्त कर कर वहाँ पर जिस तरीके से भवन निर्माण कराए जा रहे हैं, और भवन निर्माण कराने के बाद जो बचे मंदिर हैं उनकी जो दुर्गति की गई है, उसके विरोध में आज हम माननीय ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास एक लिखित शिकायत देने आए हैं। मंदिरों पर कब्जे की शिकायत को कमिश्नर ने गंभीरता से लिया है। टीम बनाकर जांच के साथ ही दोषियों पर सख्त एक्शन का भी आश्वासन दिया है। एक बड़ी गंभीर विषय है और इस पर जो कम्युनल फैब्रिक यहाँ का है, ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं तत्काल अभी एसीपी और एसडीएम की टीम बनाकर इनको भेजूंगा, जो जाके वेरीफाई करेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। कब्जा और मंदिरों को मुक्त कराने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब तक कुछ मंदिर ही कब्जा मुक्त हो पाए हैं, जबकि प्रशासन भी ये बात कबूल कर चुका है कि मंदिरों पर कब्जा हुआ है। तो अब सवाल उठता है कि प्रशासन अवैध अतिक्रमण को क्यों नहीं हटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राज्य की बढ़ती हुई और बदलती हुई डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। उनसे पूछा गया कि क्या राज्य में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि ये उनका निजी विचार नहीं है, बल्कि वो जनगणना के आधार पर ये बात किया। फिर सवाल उठा कि क्या सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान मुसलमान समुदाय को डराने वाले हैं या सच में आंकड़े चौंकाने वाले। आप खुद जरा देखिए। असम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, हेमंता का आंकड़ों वाला दावा। असम की डेमोग्राफी डरा रही है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर राज्य में बदलती हुई डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. मतलब ये कि असम में 2041 तक हिंदू मुसलमान बराबर हो गए, तो इसके बाद हिंदू कम होंगे और मुसलमान ज्यादा। ठीक एक हफ्ते पहले असम के मुस्लिम बहुल ग्वालपाड़ा में जमीन पर अवैध कब्जे का अभियान चला। राज्य सरकार के मुताबिक इसकी वजह जनसांख्यिकी आक्रमण को रोकना था। असम की बीजेपी सरकार के दौरान असम ने एनआरसी वाला दौर देखा। संदेश स्पष्ट है कि एक भी अवैध नागरिक कबूल नहीं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के दावों पर मौलाना ही नहीं, विपक्षी दलों को भी भरोसा नहीं, और इस बयान पर हेमंत सरकार को घेरा जा रहा। हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा मुसलमानों को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को खौफ दिलाते हैं, मुसलमानों की बातों करके, इतने बच्चे उतने बच्चे, ये वो करके तमाम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे, ये तमाम बातें करके हिंदुओं को डराने का काम कर रहे हैं, खौफ दिलाने का काम कर रहे हैं। अगर आजाद भारत में किसी चीफ मिनिस्टर के बयानों की सीरीज निकाली जाए तो मैं समझता हूं कि असम के मुख्यमंत्री उसमें पहले पायदान पर होंगे। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों का ग्राउंड और इन आंकड़ों के सोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। असम के सीएम के बयान पर सियासी घमासान है। असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मुद्दा प्रदेश की इलेक्टोरल पॉलिसी को बदल सकता है। पिछली बार हुए चुनाव में बीजेपी को 126 में से 60 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के खाते में कुल 85 सीटें आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा, उसके पीछे जिन आंकड़ों का हवाला दिया, वो आंकड़े भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। साल 2011 लगभग 34.22% की आबादी। उसके ठीक पहले 20 साल पहले जाएंगे 1991 में 28.43। इजाफा जो रहा वो लगभग 5.7 या मोटे मोटे तौर पर लगभग 5.8% की आबादी का इजाफा रहा। अनुमान यह है कि साल 2041 तक ये आबादी का अनुपात बढ़कर के 50% तक हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का अनुमान यह है कि 41 के बाद का जो वक्त होगा उसमें आज के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते जाएंगे और आज के जो अल्पसंख्यक हैं
वो बहुसंख्यक होते जाएंगे। इसी अनुपात की बात कर रहे हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां हिंदी वर्सेस मराठी विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। नांदेड़ में मराठी नहीं बोलने पर एक शख्स की पिटाई की गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पहले उसको तमाचे मारे। तस्वीरें मेरे पीछे आप देखिए। पहले तमाचे मारे, फिर कान पकड़कर जबरन उससे माफी मंगवाई। लेकिन ये सिर्फ पहली आखिरी तस्वीर नहीं है। लगातार एक के बाद एक महाराष्ट्र के अंदर एमएनएस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाषा विवाद को लेकर के लोगों से मारपीट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो सवाल है कि क्या महाराष्ट्र मराठी नहीं बोलेंगे लोग तो ऐसे मारे जाएंगे? महाराष्ट्र में हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही है। हर दूसरे तीसरे दिन इस विवाद से जुड़ा नया वीडियो सामने आ रहा है। ताजा तस्वीरें नांदेड़ की, जहां सेंट्रल बस अड्डे के शौचालय संचालक की पिटाई कर दी गई। हालांकि विवाद शौचालय इस्तेमाल करने के पैसे देने का था, मगर घूम फिर कर बात हिंदी वर्सेस मराठी पर आ गई। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इस प्रवासी शख्स को मराठी नहीं बोलने पर पहले तो मारा पीटा, फिर उसका वीडियो बनाया। अब समझिए ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आरोप है कि शौचालय का संचालक महिलाओं से 5 रुपए ले रहा था। एक मराठी शख्स ने विरोध जताते हुए सवाल उठाया। बहस के बीच शौचालय संचालक से मराठी में बोलने को कहा गया। प्रवासी संचालक ने मराठी बोलने से मना कर दिया तो मराठी शख्स ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को बुला लिया और फिर सभी ने मिलकर शौचालय संचालक को पहले तो तमाचे जड़े और कान पकड़कर माफी मंगवाई। हैरानी इस बात की है कि महाराष्ट्र में भाषा विवाद को एमएनएस खुलकर बढ़ावा दे रही है, मगर फडणवीस सरकार कोई लगाम नहीं लगा रही है। और तो और नेताओं के बीच भी जुबानी बहस के सिवा कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस हिंदी की जंग का अंत नहीं हो पा रहा है और अब इस लड़ाई में उद्धव ठाकरे गुट की भी एंट्री हो चुकी है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दुकान चलाने वाली एक बिहारी महिला को उद्धव गुट के शिवसेना की महिलाओं ने मराठी नहीं बोलने पर खूब खरी खोटी सुनाई और उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई। ये महिला बार बार बोलती रही कि उसे मराठी नहीं आती, मगर उसकी एक नहीं सुनी गई। अब देखिए सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो जो मुंबई लोकल के अंदर का है। यहाँ भी मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा गर्म हो गया। इस बहस की शुरुआत लेडीज कोच में सीट को लेकर हुई, मगर देखते ही देखते भाषा को लेकर तकरार में बदल गई। इस वीडियो में एक मराठी महिला साफ तौर पर कह रही है कि मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो वरना बाहर। सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र में कौन सा संविधान चल रहा है जो किसी प्रवासी को भाषा के नाम पर बेइज्जत करने का अधिकार दे रहा है, और इसके खिलाफ न महाराष्ट्र प्रशासन कुछ कर रहा है न ही देवा भाव की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात जमीयत उलेमा हिंद की डिनर डिप्लोमेसी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में विपक्षी नेताओं के इस डिनर पार्टी का खुलकर सियासी तड़का देखने को मिला। इस डिनर पार्टी में कौन कौन था? इसमें कांग्रेस शामिल थी, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद थे। यहां पर मुसलमानों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर खुलकर बात हुई। इसी दौरान मौलाना मदनी ने कहा कि यह वक्त एकजुट होकर के मुस्लिम समाज की आवाज को मजबूत करने का है। सवाल ये उठा कि क्या मुस्लिम संगठन विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं या विपक्षी दल सिर्फ मुसलमानों के भरोसे? जमीयत की दावत, क्या वोट बैंक की सियासत? विपक्ष का एजेंडा सेट, क्या मुस्लिम वोट है टारगेट? एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र में गहमा गहमी का दौर है तो दूसरी ओर मुस्लिमों के इर्द गिर्द सियासत का जोर है। बीते 2 दिनों के भीतर दिल्ली में 2 बड़ी बैठकें हुई और दोनों में मुसलमानों की मौजूदगी दिखी। एक बैठक कल दिल्ली के सांगरीला होटल में हुई, जहां जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद बदनी की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए एक डिनर कार्यक्रम रखा गया, जबकि दूसरी बैठक 2 दिन पहले संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की, जिसमें खुद अखिलेश और डिम्पल यादव भी मौजूद थी। सबसे पहले बात करते हैं जमीयत की डिनर पार्टी की, जिसमें विपक्षी दलों को जमा किया गया। जमीयत की दावत में शामिल कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्ग और इकरा हसन, कांग्रेस से इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ और एएसपी से चंद्रशेखर आजाद थे। बताया जा रहा है कि विपक्षी दलों के साथ जमीयत की इस बैठक में
हेट स्पीच और हेट क्राइम, जाति जनगणना और देश के मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, मगर बीजेपी का कहना है कि इसके पीछे शुद्ध सियासत है। तो देश की एकता है और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक अपनी अलग जगह है। आसाम के अंदर जो आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आसाम के अंदर जो लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, जो आसाम के अंदर आपने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया और उनको पल्लियों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया, ये सब वो लोग हैं, उनके आंकड़े हैं, उनकी बातें कि आप किस तरह से लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी वाहिद अकेले भारत की राजनीति में जिनके घर में 5 MP हैं और 5 के पास बंगला है, तो वो मीटिंग करने का उपयुक्त स्थान नहीं। आज तो कई मौलानाओं ने इस बारे में बात कहा है कि मस्जिद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या जमीयत की डिनर पार्टी से विपक्ष की रणनीति को मजबूती मिलेगी? क्या विपक्षी राजनीति के केंद्र में रहना चाहता है जमीयत उलेमाए हिंद? क्या जमीयत की डिनर पार्टी सरकार के खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी थी? क्या लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की घटती हिस्सेदारी से दबाव में है विपक्ष? कुछ ऐसी ही तस्वीर कल भी वायरल हुई थी, जब संसद के पास एक मस्जिद में हुई मीटिंग में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने कई बड़े सांसदों के साथ मौजूद थे। ये तस्वीरें 2 दिन पुरानी थी, लेकिन हंगामा कल हुआ। समाजवादी पार्टी की इस बैठक का सियासी विरोध तो हुआ ही, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। मगर इतना साफ है कि विपक्षी दलों के साथ जमीयत की डिनर पार्टी हो या फिर मस्जिद में समाजवादी पार्टी की बैठक, दोनों ही जगह बातचीत के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 2027 की लड़ाई के लिए विपक्ष अभी से मुसलमानों को लामबंद करने में जुट गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से सारे विपक्षी सांसदों को एक बुकलेट भी दी गई। इस बुकलेट में मुसलमानों से जुड़े 5 बड़े मुद्दों का जिक्र था और इन्हीं 5 मुद्दों पर डिनर के दौरान कहा जा रहा कि चर्चा की। अब ये मुद्दे क्या थे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुकलेट में क्या था। पहला, असम में जो बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है उस बात को लेकर के सवाल किए गए, उस बात पर चर्चा हुई। दूसरा, हेट स्पीच और हेट क्राइम को लेकर की गई। तीसरा, बिहार में SIR का मुद्दा। चौथा, जातिगत जनगणना को लेकर के। और 5वां, फिलिस्तीन की जंग को लेकर के, और इसमें वक्फ कानून को भी शामिल किया। ये सारे वो मुद्दे जिस पर की आज चर्चा की है। लेकिन बाढ़ बारिश से जो जनजीवन अस्त व्यस्त है, जो बड़ी संख्या में लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, कहीं नदी नालों में गाड़ियां बह रही, कहीं इंसान सैलाब का शिकार हो जा रहे, कुछ जगहों पर लोगों की मनमानी परेशानी का सबब बन रही। कहां कहां कैसे कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून टॉर्चर कर रहा है। बादलों ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। जुलाई का महीना खत्म होने को है, लेकिन आसमानी आफत खत्म नहीं हो रही है। हर दिन बाढ़ बारिश से हुई तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से बिहार तक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पहाड़ के पहाड़ दरक गए हैं, तो कहीं कहीं सैलाब में लोगों के घर बह गए हैं। नदियां पूरे उफान पर हैं, जिस कारण कई लोग उफान में फंस गए हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड और बाढ़ से हालात खराब हैं, तो वहीं मैदान में नदी नाले उफान पर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, सड़कें तालाब बन गई हैं। कई इलाकों में हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, जिससे कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जरूरी होने पर ही घर से निकलने की हिदायत दी गई है। राजौरी से सैलाब की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। इसी बीच एक बच्चा नदी पार करते वक्त तेज धारा में फंस गया। बहाव तेज होने से बच्चे का रेस्क्यू मुश्किल हो गया, जिसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बच्चे को बचाया। पुंछ में बारिश ने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है, इसलिए लोगों को नदी नालों से दूर रहने को कहा गया है। नाला ऐसा उफनाया कि सड़क गायब हो गई और लोगों के लिए ये रास्ता मौत की तरह डरावना बन गया है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से पहाड़ दरक रहे हैं, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 44 और सिंथन जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। मौसम विभाग ने सड़कें साफ न होने तक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उधमपुर में भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। विशाल पत्थरों को हटाने के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। हिमाचल में भी बादलों ने जमकर तबाही मचाई है। ऊना से आई ये तस्वीरें देखिए,
जहां बच्चे को अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हो रही है और प्रशासनिक दावों की पोल खोल रही है।